अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 8 है। BSCS फर्स्ट का कोर्स है ये। तो आज के लेक्चर में हमने जो चैप्टर पढ़ना है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हमने देखा था कि हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने देखा था कि हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट किया था। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने उसका जो सर्किट था उसे अंडरस्टैंड किया था। सर्किट कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से जो सर्किट है उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर वगैरह कनेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा था कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही यूज़ करते हुए हम कलेक्टर करंट और जो हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस कलेक्टर और बेस के दरमियान या बेस और इमीटर के दरमियान, तो ये हमें किस तरीके से मिलता है ये हमने इसकी वर्किंग में अंडरस्टैंड किया था कि हम R1 को चेंज करेंगे तो हमें ये डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। फिर वहीं से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था जो इनपुट करंट के दरमियान था और इनपुट जो वोल्टेज था उसके दरमियान था। वहाँ से हमने इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी ओहम लॉ को यूज़ करते हुए। V = IR था हमारे पास और R = V/I के अकॉर्डिंग हमने इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली थी। इसी तरीके से हमने इनपुट कंडक्टेंस फाइंड आउट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट कंडक्टेंस होगी वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगी। इसका जो इनपुट पार्ट था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट पार्ट को, कि इसका जो आउटपुट पार्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। इनपुट पार्ट में हमने देखा था कि हम ये वाली जो रेजिस्टेंस है R1 इसे चेंज करते जाते हैं 0 to R 5 ओहम, 10 ओहम, 15 ओहम, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी हम इसे इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी से सेट करते जाएंगे। चाहे हमने 10 रीडिंग लेनी है, चाहे हमने 20 रीडिंग लेनी है, हम इस वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। कब? जब हमारे पास हमने इनपुट रेजिस्टेंस की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना होगा। जब हम इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो हमें ये वैल्यू भी चेंज मिलेगी और ये जो IE है ये भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं, IE की, और यहाँ से जो VBE है इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को हम नोट कर लेते हैं। ये जो दोनों वैल्यूज़ हमें मिलेंगी इनकी जो रीडिंग होगी उसके दरमियान में हम ग्राफ ड्रॉ करते थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज भी हम उसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि हमने यहाँ पर आज हमने डिस्कस करना है इस आउटपुट पार्ट को जिसमें हमारे पास आएगा कलेक्टर और बेस, क्योंकि बेस हमारे पास कॉमन है इनपुट में भी और आउटपुट में भी। तो यहाँ से हमारे पास कलेक्टर का टर्मिनल आ जाएगा और बेस का टर्मिनल आ जाएगा। ये हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है VCC। अब ये जो बैटरी है हमारे पास, ये बैटरी कांस्टेंट सप्लाई दे रही है इस सारे सर्किट को। अब यहाँ से हमारे पास ये जो R2 है ये शो कर रहा है साइन कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू को अब हम चेंज कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, 2 ओहम, 3 ओहम, 4 ओहम, 5 ओहम, अपनी मर्ज़ी से हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे। लेकिन जब हम इसे चेंज करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसे हम किसी एक वैल्यू पर कांस्टेंट रखेंगे, फिक्स रखेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी। हमारे पास इमीटर करंट भी चेंज नहीं होगा अगर हम इस R1 की वैल्यू को फिक्स रखेंगे। तब हम वर्किंग देख रहे हैं आउटपुट पार्ट की, तो हम चेंज करेंगे सिर्फ इस R2 को। इस R2 के चेंज होने से ये जो करंट है हमारे पास ये भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा और इसी के साथ साथ ये जो वैल्यू है ये भी हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंट रेजिस्टेंस पर इस कलेक्टर करंट की और इस VCB की डिफरेंट वैल्यूज़ को नोट कर लेंगे। अब जब हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को नोट कर लिया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रीडिंग्स आ जाएंगी। उन रीडिंग्स के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने इनपुट का ग्राफ ड्रॉ किया था उसी तरीके से हम आउटपुट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो IE है और IC है, मतलब इमीटर करंट और कलेक्टर करंट जो है हमारे पास विल बी इन मिली एम्पियर, ये हमारे पास होंगे मिली एम्पियर में। इसी तरीके से जो हमारे पास R1 है
और जो R2 है ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दोनों को हम वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सर्किट था, सर्किट से मैंने इसकी आउटपुट पार्ट की वर्किंग आपको समझा दी किस तरीके से होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने नोट्स में किस तरीके से इसे मेंशन करना है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द आउटपुट पार्ट की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के सर्किट को हम डिस्कस कर रहे हैं। वी विल फिक्स, हम फिक्स करेंगे द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1। आपने देखा था कि जब हमने इनपुट पार्ट को स्टडी किया था, इनपुट पार्ट की वर्किंग देखी थी, तो हमने R1 को फिक्स नहीं किया था बल्कि R2 को फिक्स किया था हमने। तो यहाँ पर हम किसे फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर हम R1 को फिक्स कर रहे हैं क्योंकि हम वर्किंग देखना चाह रहे हैं R2 की। एज द R1 इज कनेक्टेड टू नॉट द आउटपुट पार्ट, R1 जो है वो आउटपुट पार्ट के साथ कनेक्ट नहीं है बल्कि इनपुट पार्ट के साथ कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे कि जो रेजिस्टेंस आउटपुट पार्ट के साथ कनेक्ट होगी, आउटपुट पार्ट की वर्किंग देखने के लिए हम उसी रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे। तो हमारे पास आउटपुट पार्ट की वर्किंग में R2 कनेक्ट है, तो इसीलिए मैंने पीछे सर्किट में आपको बताया था कि हम इस रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, R2 को वेरी करेंगे हम। वी चेंज द R2 देन IC एंड द VCB विल चेंज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द R2। जो हमने R2 की वैल्यू को चेंज किया है, हमारे पास जो IC होगा और जो VCB होगा वो भी उसी लिहाज से चेंज होगा। हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को नोट कर लिया। अब ये जो जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ आया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने ले लिया IC और यहाँ पर हमने ले लिया VCB। एक्स एक्सिस पर हमने VCB ले लिया और वाई एक्सिस पर हमने IC ले लिया। अब जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ये ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास करंट मिनिमम है, सबसे कम करंट है, अप्रोचेस टू ज़ीरो हम इसे कह सकते हैं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम करंट है, कलेक्टर करंट मैक्सिमम है हमारे पास। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है ये वाला, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कर्व्स है। मैंने डॉटेड लाइन से शो की हुई हैं ये कि डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर कर्व्स हैं हमारे पास। तो इसी करंट के अकॉर्डिंग हम स्पेसिफाई कर देंगे डिफरेंट रीजन्स को। अब ये वाला जो हमारे पास रीजन है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास कलेक्टर करंट है वो इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है हमारे पास। ये जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है IC, इस पॉइंट पर हमारे पास सबसे ज़्यादा है कलेक्टर करंट। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इस पर हमारे पास मिनिमम है, अप्रोचेस टू ज़ीरो मैंने लिखा हुआ है। तो वो रीजन जिसमें हमारे पास कलेक्टर करंट मैक्सिमम वैल्यू दे उसे हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन हो जाएगा हमारे पास, ये सैचुरेशन रीजन कहलाएगा। अब वो रीजन जिसमें करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है उसे हम कहते हैं एक्टिव और लीनियर रीजन। अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, सीधी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो कलेक्टर करंट है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है। तो हम इसे क्या कह देंगे कि यहाँ से लेकर, इस रीजन से लेकर इस रीजन तक हमारे पास क्या आ गया, एक्टिव या लीनियर रीजन। इसे हम लीनियर रीजन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से ये वाला जो रीजन है जिसे मैंने यहाँ पर लाइंस लगा के शो किया हुआ है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर मैंने लिखा है IC अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब कलेक्टर करंट जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है। तो ये वाला रीजन जिसमें कलेक्टर करंट अप्रोचेस टू ज़ीरो हो इसे हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। वो रीजन जिसमें हमारे पास सडनली करंट जो है वो शूट ऑफ कर जाए। अब यहाँ पर देखें, ये जो कर्व आई है आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड जा रही है, ये वोल्टेज की किसी ना किसी वैल्यू पर आपको एकदम से करंट ज़्यादा देगी। तो ये रीजन जिसमें करंट सडनली शूट ऑफ कर जाए, एकदम से ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। अब ये जो रीजन है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक डाउन रीजन, कट ऑफ रीजन, एक्टिव लीनियर रीजन और सैचुरेशन रीजन की डेफिनेशन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आती होती है, जो मैंने आपको बता दी है। इसी के अकॉर्डिंग आपने डेफिनेशन करनी है इसकी। दिस कर्व ऑब्टेन फ्रॉम द आउटपुट वर्किंग
ये जो हमारे पास ग्राफ है, जैसे हमने पीछे देखा था कि हमारे पास हमने जब इनपुट पार्ट को स्टडी किया था तो हमने वहाँ से भी इनपुट पार्ट का ग्राफ ड्रॉ किया था। तो उसी तरीके से ये जो आज हमने ग्राफ ड्रॉ किया है आउटपुट पार्ट के दरमियान, जो आउटपुट पार्ट की वैल्यूज़ ली हैं उसके दरमियान हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास आउटपुट पार्ट का ग्राफ है। किसके लिए? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और इसको कहेंगे आउटपुट कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ दी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी कर रहे हैं हम, तो उसी का ये ग्राफ होगा, लेकिन आउटपुट पार्ट का ग्राफ है। इनपुट पार्ट का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। दिस ग्राफ इज़ ऑब्टेन्ड, ये जो ग्राफ है ये हमें मिलता है एट दी सुइटेबल वैल्यू ऑफ दी आई ई, जो हमें क्या रखनी होगी? कांस्टेंट रखनी होगी। जैसे मैंने सर्किट में स्टार्ट में ही, सर्किट के शुरू में मैंने आपको बताया था सर्किट वर्किंग में कि हम क्या करेंगे, हम आज आउटपुट पार्ट की वर्किंग को स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इमिटर करंट जो होगा, मतलब जो R1 होगा उसे हम कांस्टेंट रखेंगे। तो इसका मतलब है अगर मैंने उसे किसी वैल्यू पर कांस्टेंट कर दिया है तो इमिटर करंट भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ मुझे मिला है ये किसी सुइटेबल वैल्यू पर मिला है, लेकिन वो वैल्यू कौन सी है? वो इमिटर करंट की वैल्यू है जो हमने कांस्टेंट कर दी थी R1 को फिक्स करके। तो ये हमारे पास जो था ये आउटपुट पार्ट का ग्राफ था जो हमें इमिटर करंट की सुइटेबल फिक्स्ड वैल्यू पर हमें मिला है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, जैसे हमने इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी पीछे जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें, उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? R इज़ इक्वल टू V/I। तो R आउट हम ले रहे हैं, RC है कलेक्टर है, वो हम आउटपुट के तौर पर लेते हैं, R आउट आ जाएगा हमारे पास। डेल्टा VCB डिवाइडेड बाय डेल्टा IC, मतलब ये आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट आ जाएगा हमारे पास। और एट कांस्टेंट इमिटर करंट, ये जो IE है हमारे पास, जो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ये शो कर रहा है कि हमारे पास कांस्टेंट इमिटर करंट है। अगर लेट्स सपोज इधर कोई वोल्टेज की वैल्यू होती तो हम कहते हैं वोल्टेज कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब आउटपुट कंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है कि जो आउटपुट कंडक्टेंस होती है या जो कंडक्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है। तो मैं क्या करूँगी कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई है मेरे पास इक्वेशन 4, उसी का रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, मुझे ये कंडक्टेंस मिल जाएगी। अब देखिए इक्वेशन 5 में मैंने रेसिप्रोकल ले लिया है किसका? जो हमारे पास पीछे रेजिस्टेंस आई थी, जो हमने कहा था कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू है वो होती है R इज़ इक्वल टू V/I के इक्वल, या V हमारे पास होता है IR के इक्वल। तो IR में से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ R की वैल्यू, तो R मेरे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू V/I, मतलब ये मेरे पास है जनरल फार्मूला V/I। तो जब मैं इनपुट को स्टडी करूँगी तो मुझे ये वोल्टेज जो है ये इनपुट वाला लेना पड़ेगा, और ये जो करंट है ये भी मुझे इनपुट वाला लेना पड़ेगा। लेकिन जब मैं आउटपुट पार्ट को स्टडी करूँगी तो उसी तरीके से मुझे ये वोल्टेज आउटपुट वाली लेनी पड़ेगी, और उसी तरीके से मुझे आउटपुट करंट लेना पड़ेगा। डिवीजन में जो हमारे पास करंट है ये भी मुझे आउटपुट करंट लेना पड़ेगा। तो अब हम क्योंकि आउटपुट पार्ट को स्टडी कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर जो इक्वेशन ली थी उसमें हमने जो इक्वेशन नंबर 4 थी उसमें हमने पुट किया था आउटपुट वाली चीज़ों को, मतलब आउटपुट करंट को और आउटपुट वोल्टेज को। तो उसी तरीके से जब हमने ये कंडक्टेंस फाइंड आउट की तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो गई हमारे पास। तो ये आउटपुट करंट जो पहले डिवीजन में था अब ऊपर आ गया, और डिवीजन में अब हमारे पास क्या आ गया? डिनोमिनेटर में आउटपुट वोल्टेज आ गया, जो किस के दरमियान है? बेस और कलेक्टर के दरमियान है। और उसी तरीके से जैसे हमने पीछे इक्वेशन 4 में लिखा था कि हमारे पास जो है इमिटर करंट कांस्टेंट है, यहाँ पर भी हमारे पास इमिटर करंट कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि हमने उसी इक्वेशन का क्या किया है?
है, रेसिप्रोकल लिया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं करंट गेन कि हमारे पास करंट गेन किस तरीके से मिलती है। अब करंट गेन में आपने देखा हुआ है कि हम किसे कहते हैं गेन, हम किसे कहते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। दो चीज़ों के दरमियान जो रेशो होती है वो हमें गेन प्रोवाइड करती है, जिसे हम बहुत सारी बुक्स में एफिशिएंसी के तौर पर भी पढ़ते हैं कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट गिव अस द एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं करंट गेन को। इसका मतलब है मुझे यहाँ पर करंट की दो वैल्यू पता होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए? एक मुझे पता होनी चाहिए आउटपुट पार्ट की वैल्यू कि आउटपुट पार्ट का करंट कौन सा है हमारे पास। दूसरी वैल्यू जो मुझे पता होनी चाहिए वो मुझे पता होनी चाहिए इनपुट पार्ट का करंट, कि मतलब इस सर्किट में इनपुट पार्ट का जो करंट है वो किसके इक्वल है, आई बी के इक्वल है या आई ई के इक्वल है या आई सी के इक्वल है। तो मुझे अगर ये दोनों चीज़ें पता होंगी, आउटपुट करंट पता होगा, इनपुट करंट पता होगा, तो मैं इजीली करंट गेन फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो करंट का फार्मूला है उसमें हमारे पास है कि आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। इसका मतलब है मुझे ये दोनों चीज़ें पता होंगी तभी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ इस करंट को। तो हमने क्या किया कि सर्किट में हमने चेक किया कि आउटपुट करंट हमारे पास क्या आ रहा था, कलेक्टर पर आ रहा था। तो हमने आई सी को एज एन आउटपुट करंट ले लिया और हमारे पास सर्किट में जो इनपुट करंट आ रहा था वो क्या आ रहा था हमारे पास, वो हमारे पास आ रहा था इमीटर करंट। बेस करंट अब हमने क्यों नहीं लिया, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। बेस करंट आपने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपने सर्किट में देखा था कि हमने जो बेस वाला टर्मिनल है उसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ था, मतलब ये वाला साइन लगाया हुआ था मैंने उसके साथ। तो ये वाला जो साइन होता है बच्चों, ये ग्राउंड का साइन होता है, मतलब हमने कम पोटेंशियल प्रोवाइड किया। ये नेगेटिव टर्मिनल का साइन होता है हमारे पास और इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल है। ग्राउंड का मतलब मोस्टली हम लेते हैं ज़ीरो पोटेंशियल है या अप्रोचेस टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने बेस वाले टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ था इस ग्राउंड के साथ, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो बेस करंट होगा वो हमारे पास ज़ीरो वैल्यू देगा या अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा हमारे पास। तो बाकी क्या बचा इनपुट पार्ट वाले साइड पर, हमारे पास इनपुट पार्ट का जो करंट था वो आई ई बच गया। आउटपुट पार्ट का हमें पता है आई सी है हमारे पास, इनपुट पार्ट का हमारे पास आई ई बच गया। तो ये जो करंट होगा अब आई ई, ये होगा हमारे पास इनपुट करंट। अब हमारे पास दोनों करंट आ गए, आउटपुट भी आ गया, इनपुट भी आ गया। इन दोनों को डिवाइड करके, जैसे ये मैंने इक्वेशन 9 में किया हुआ है, दोनों को डिवाइड, आउटपुट करंट आई सी है, इनपुट करंट आई ई है, दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया करंट गेन, जिसको हम ए आई से शो कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट पार्ट की वर्किंग को। इनपुट पार्ट की जो वर्किंग थी वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख ली थी कि हमने किस तरीके से इनपुट पार्ट को अंडरस्टैंड करना है, और वहाँ से भी हमने इनपुट रेजिस्टेंस और इनपुट कंडक्टेंस फाइंड आउट की थी। आज के लेक्चर में भी हमने आउटपुट पार्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट की है, आउटपुट कंडक्टेंस फाइंड आउट की है, और उसके बाद हमने करंट गेन फाइंड आउट किया है जो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट है हमारे पास। तो आज के लेक्चर में कोई भी बच्चों ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।